हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंदा अपने पति, सास और ससुर के साथ गांव में एक किराए के घर में रहा करती थी। चंदा एक अनपढ़ थी लेकिन बहुत ही चालाक औरत थी। वो हमेशा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपने ससुराल वालों को बहला देती थी। ऐसे ही एक दिन चंदा अपने पति मनोज को कहती है, सुनिए ना पति जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप मुझे दुखी नहीं करेंगे। हाँ देवी जी, आपकी बात मैं जरूर सुनूंगा। अगर आपकी बात नहीं सुनूंगा तो आप मुझसे गुस्सा हो जाएंगी। तो बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? मुझे आईफोन चाहिए। सबके पास है। वो विमला चाची की बहू सुंदरी, उसके पास भी आईफोन है और मेरे पास तो वो बटन वाला फोन भी नहीं है, तो मुझे चाहिए। क्या बात कर रही हो? पगला गई हो क्या तुम? तुम्हारा ऊपर का माला खाली है शायद, तभी तो ऐसी बातें कर रही हो। बटन वाला फोन भी होता है तो ठीक था, लेकिन तुमको इतना महंगा फोन चाहिए जो हमारे बस की बात तक नहीं है। मुझे आईफोन चाहिए, कैसे भी ला कर दो। वो सुंदरी से भी ज्यादा महंगा और अच्छा फोन चाहिए। अगर तुम नहीं दिलाओगे तो सोच लेना बहुत कुछ हो जाएगा घर में। बाद में कहना नहीं चंदा तुमने ये कर दिया। चुप हो जाओ, मुझे अच्छे से मालूम है तुम्हारी ये नकली आंसू और ये बेकार के नाटक। जिनको नहीं मालूम उनके सामने जाकर करो ये नौटंकी। मेरे सामने कोई फायदा नहीं है ये सब कुछ करने का। मैं जा रहा हूँ काम पर। हम मजदूर इंसान हैं, कोई टाटा बिरला या अंबानी नहीं जो तुम्हारे कहने पर तुम्हारे ऊपर सब कुछ लुटा दें। मनोज इतना कहकर अपने काम पर निकल जाता है। ऐसे ही कुछ देर बाद चंदा सोचती है और अपनी सास को जाकर कहती है, माँ जी, मुझे आपके बेटे ने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है। अब मुझे आपके बेटे के साथ एक ही घर के छत के नीचे नहीं रहना है। बहू, ऐसा नहीं बोलते पगली। पति और पत्नी में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है। अब इन सब वजह से अगर तू मनोज को ऐसे छोड़ के जाएगी तो कैसे चलेगा? बताओ, ऐसे मत जा। अरे पूछो तो किस बात को लेकर हुआ है ये सब। माँ जी, मेरी क्या गलती थी जो मैंने इनसे कुछ मांग लिया। अगर अपने पति से ना मांगू तो किससे जाकर मांगू? आप ही बताइए ना। सही बात है, रुक, उसे आने दे, मैं उसकी खबर लेती हूँ। बहुत बोलने लग गया है ना वो, अपने मुंह पर कंट्रोल ही नहीं रहा उसका। हमारी घर की बहू को कुछ भी बोलता है नालायक। चंदा की सास बहुत भोली भाली थी। उसे अपने घर की ना बात समझ में आती थी और ना ही अपनी बहू की चालाकी। मनोज की माँ घर घर जाकर काम करती ताकि घर के खर्चों में कुछ मदद हो सके। चंदा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे ना एक फोन चाहिए। बस उसके बाद मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, सच्ची। देख लेना, बस आप एक फोन दिलवा दो। अच्छा, तुझे फोन चाहिए? तभी तेरे और मनोज के बीच इतने झगड़े हुए। मुझे कह देती पहले तो बात आगे इतना बढ़ती ही नहीं। ठीक है, मैं तुझे फोन दिलवा दूंगी, बस अब खुश? नहीं माँ जी, मुझे ऐसा वैसा फोन नहीं चाहिए। वो विमला चाची की बहू सुंदरी है ना, बस उसके जैसा फोन चाहिए। आईफोन ज्यादा महंगा नहीं है माँ जी, बस थोड़ा पैसा पहले देना पड़ेगा, उसके बाद हर महीने थोड़ा थोड़ा करके दे दो। मैंने सब कुछ पूछ लिया है दुकान वाले भैया से। अच्छा, तो तुझे भी सुंदरी जैसा फोन चाहिए? पता है ना, उसको तो उसके मायके वाले बहुत कुछ देते हैं और हम उसकी तरह अमीर नहीं है। पता नहीं कितने हजार का फोन लिया हो। माँ जी, ज्यादा महंगा फोन नहीं है, वो बस दिखता ही महंगा है पर है नहीं वो महंगा। मैंने कहा ना आपको, मैंने सब कुछ पूछ लिया है फोन के बारे में, तो बस चिंता मत कीजिए, आराम से खरीद सकते हैं हम। आज विमला बहन जी से पूछ लूंगी आपकी बहू का फोन कितने में लेकर आए। बहू ने तो बताया ज्यादा महंगा नहीं है। आज विमला बहन जी से पूछ ही लूंगी। चंदा के इतना कहने पर कमला को भी बहुत बुरा लगता है कि उसकी बहू ने एक फोन मांगा और वो दे नहीं रही। एक फोन के लिए इतना सोचना पड़ता है, तो कमला अब ये तय करती है और जाकर अपनी पति मदन से बात करती है। सुनिए ना मनोज के बापू, हमको एक जरूरी बात करनी है आपसे बहू के बारे में। अगर अभी नहीं कहेंगे तो शायद बहू घर छोड़कर चली जाएगी और बहुत देर हो जाएगी। अरे क्या बकवास किए जा रही हो मनोज की अम्मा? जरा सोच समझ के बातें किया करो। ये नहीं कि जुबान में जो आया फटाक से बोल दिया। अरे बोलने से पहले इंसान को 100 बार सोचना चाहिए। बहू घर छोड़कर जाना चाहती है, बोल रही थी उसे भी वैसा ही फोन चाहिए जैसा फोन विमला की बहू सुंदरी के पास है। अगर फोन नहीं मिला तो घर छोड़कर चली जाएगी। क्या बात कर रही हो? बहू पगला गई है क्या? उसको पता नहीं है कि हमारे पास खुद का घर नहीं है, तो उसको इतना महंगा फोन कहाँ से लाके देंगे? अरे बहू ने सब पता लगा लिया है, उस फोन की इतनी कीमत नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर हम सोचते हैं दिलाने के बारे में। और तुम जाके ना विमला बहन जी से एक बार पूछ लो कि कितने का लाई थे।
उनका बहू का आईफोन। फिर हमको भी बता देना कि कितना है। चंदा अपनी सास कमला और ससुर मदन की बातें छुप छुप कर सुनती है और जितनी जल्दी हो सके वो अपने कमरे में जाकर अपना बैग समेटने लगती है और अपनी बहू को आवाज देते हुए कमला आती है तो देखती है कि चंदा अपना बैग पैक कर रही है। तभी उसे कमला रोकते हुए कहती है, बहू ये क्या कर रही है? हम जा रहे हैं तेरे लिए फोन लेने, तू जरा रुक जा, पहले विमला बहन जी से पूछ लूं, उसके बाद फोन की कीमत लेकर जाएंगे हम और तुझे भी साथ ले जाएंगे। बहू तू चिंता मत कर, तेरी पसंद का ही फोन दिलाएंगे। पिक जाओगे, मेरी पसंद का फोन दिलवाओगे तो उससे अच्छा तो मैं गिरवी रख देती हूँ। क्या सोच रही है बहू? रुक जा थोड़ी देर, फिर चलते हैं साथ में। माँ जी चलना है तो अभी चलो, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। जो ससुराल वाले अपनी बहू की इच्छा पूरी नहीं कर सकते, उनके साथ मैं क्या ही रहूं। नहीं बहू रुक, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। ए जी, मैं जा रही हूँ बहू को फोन दिलवाने के लिए, आप पीछे से पैसे लेकर आओ, बहू को फोन दिलवाना है। मैं आगे आगे जा रही हूँ, आप जल्दी आ जाना। चंदा अपनी सास को लेकर आईफोन स्टोर पर जाती है और कुछ देर बाद अनुज नाम का एक सेल्समैन कमला और चंदा को कहता है, हाँ जी बहन जी, कौन सा मॉडल चाहिए आपको? मुझे आईफोन 14 दिखाइए, मुझे वही लेना है और माँ जी मेरे साथ ही हैं। मैडम ये लीजिए आपका फोन, आइए देखिए और बताइए कौन सा रंग का फोन पसंद है आपको? बहुत सारे हैं, ब्लैक तो बहुत ही अच्छा है, ये पल पर भी देखिए, ये तो बहुत सुंदर है, आपको कौन सा चाहिए? मुझे ये बैंगनी कलर बहुत अच्छा लगा, इसको ही बांध दीजिए। क्यों माँ जी, सही रंग है ना फोन का? मुझे तो बहुत प्यारा रंग लग रहा है, सच बताऊं तो। कितना हुआ इस फोन का? जी पूरे 1,20,000 का है और इस फोन के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या कि कितना है ये फोन का दाम भैया? जरा फिर से बताना। सेल्समैन की दोबारा कीमत बताने पर कमला सुनकर बेहोश हो जाती है और दूसरी तरफ चंदा अपनी सास कमला को ही फोन के बदले गिरवी रख कर घर पहुँचती है तो उसके ससुर पूछते हैं, कहाँ है तुम्हारी माँ जी? बहू वो तो तुम्हारे साथ गई थी ना फोन लेने के लिए, है कहाँ वो? पिताजी वो वहीं रुक गई हैं, अभी आ जाएंगी बाद में। चंदा की बात सुनकर मदन भी वहाँ चला जाता है जहाँ कमला थी। अब शाम के समय जब मनोज अपने काम से लौट कर आता है तो चंदा से पूछता है, चंदा, माँ और पिताजी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहे, कहीं गए हैं क्या वो? हाँ, दर्शन के लिए हरिद्वार निकल गए, बहुत जल्दी में थे, इसलिए मैंने भी कुछ पूछा नहीं। 2-3 दिन बाद आ जाएंगे। जैसे ही चंदा अपने पति से झूठ बोलती है तभी वहाँ उस आईफोन स्टोर का सेल्समैन आकर चंदा की सारी सच्चाई बताता है कि कैसे ये आईफोन लेकर गई और अपनी सास को हमारे यहाँ पर गिरवी रख गई। फिर कुछ देर बाद अपने ससुर को भी भेज दिया। उस आदमी की बातें सुनकर मनोज गुस्से में अपनी पत्नी चंदा को घर से निकाल देता है और अपनी माँ और पिताजी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। आशा अपने घर में अपनी जेठानी अनीशा, सास सरोज और अपने पति अंकित को बुलाती है और सबको बताते हुए कहती है, माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, इस घर में नया मेहमान आने वाला है। भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ही ली। मेरे कान तरस गए थे इस खुशखबरी के लिए। भाभी मैं पापा बनने वाला हूँ और आप बड़ी माँ। अनीशा बहू से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। आशा की माँ बनने की खुशखबरी सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब हमारे घर में बच्चे की रौनक होने लगेगी। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आशा की वजह से मुझे भी माँ बनने का सुख मिलेगा। आशा के आने से ही हमारे घर की सारी खुशियाँ वापस आ गई हैं। अब देखना, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, कोई परेशानी ही नहीं होने दूंगी तुम्हें। दीदी, जब आप मेरे साथ हो तो मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो आशा बहू को भी अपने मायके ही जाना होगा। माँ जी, लेकिन मेरी देवरानी के मायके वाले इतने गरीब हैं, देवरानी जी का ख्याल कैसे रखेंगे वो लोग? हम सब तो यहाँ है ना, तो आशा का ध्यान रखने के लिए उसे मायके भेजने की क्या जरूरत है? यहाँ सब कुछ है, लेकिन हमारे खानदान में अब तक जितने भी बच्चे हुए सब उनके ननिहाल में ही हुए हैं। माना जाता है बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो बच्चे पर आने वाली सारी बला टल जाती है। माँ जी, मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ, लेकिन गरीब देवरानी है मेरी, उसे उसके मायके में वो सारी सुविधा नहीं मिल पाएगी जो यहाँ उसे हम दे सकते हैं। इसलिए आप मेरी बात को समझो माँ जी। बहू मैं समझ रही हूँ, तुझे भी उतनी ही खुशी हो रही है ये बात सुनकर जितनी मुझे हो रही है, लेकिन मैं बस तेरी खुशी के लिए अपने घर की परंपरा तो नहीं बदल सकती हूँ ना। दीदी, आप फिक्र मत करो, मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
इस हालात में भी मेरे घर वाले मेरा ध्यान ना रख पाए। आप निश्चिंत रहो, मुझे लेकर मैं अपना ध्यान रख लूंगी वहाँ। हाँ भाभी, आप न खामखाही इतनी फिक्र कर रही हो। अरे अगर आशा को किसी भी चीज की कोई जरूरत होगी तो वो हमें बता ही देगी ना, हम तो हैं ही उसके लिए। अब तो तसल्ली हो गई ना, या अब भी मन में कोई बात है? ठीक है माँ जी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। अगर आपको सब ठीक ही लग रहा है, लेकिन आशा तुम मुझे फोन करती रहना और कोई भी परेशानी हो तो बता देना। ठीक है दीदी, बस अब आप और चिंता मत करो। खुशखबरी दी थी मैंने, लेकिन आपका तो मुंह अब भी बना हुआ है। अरे नहीं, तेरी इस खुशखबरी की वजह से ही तो घर में इतनी चहल पहल है। अपना ध्यान रखना तुम। हाँ, अभी तो चहल पहल बहू के मायके में भी होगी। जब गोद भराई की रस्म होगी, वो भी बहू के मायके वाले ही करते हैं। बस भगवान आगे भी सब कुछ अच्छे से ही संभाल ले। आशा के माँ बनने की खबर सुनकर सब बहुत खुश थे और सरोज अंकित को बोलकर आशा को उसके मायके भिजवा देती है। सभी लोग आशा के अब माँ बन के आने का इंतजार कर रहे थे। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अनीशा सरोज के पास जाकर उसे कहती है, माँ जी, आशा की गोद भराई भी तो होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उसके मायके वालों के यहाँ से कोई खबर नहीं आई कि कब होगी गोद भराई। तैयारी हम भी तो शुरू कर देते ना, अगर कुछ खबर मिल जाती तो। अरे वो सब तो उसके मायके वाले ही देखेंगे ना, और तैयारी भी कर ही रहे होंगे। जरूरी थोड़ा है हर छोटी बड़ी बात तुझे ही आकर बता दे। थोड़ा तो सब्र रख। माँ जी, अगर वो नहीं बता रहे तो हमारा फर्ज तो बनता है ना कि हम खुद ही एक बार उनसे पूछ लें। इतनी जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं है। और वैसे भी तू तो आशा बहू को जानती ही है, वो संभाल लेगी। मुझे तो बस खुशी इस बात की है कि आशा बहू हमारे खानदान को वारिस दे रही है। पता नहीं क्या हो गया है सबको। मुझे भी खुशी है आशा के माँ बनने से, लेकिन यहाँ तो सब मेरी करीब देवरानी के गुण ही गाए जा रहे हैं। वारिस दे रही है तो क्या हुआ, इतना भी बड़ा कुछ थोड़ी कर रही है। बहू एक काम कर, तू आशा बहू के लिए एक नया गद्दा मंगवा ले। वो जब अपने मायके से वापस आएगी बच्चे के साथ, तो उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए सब अभी से कर ले। माँ जी, आशा के कमरे में तो पहले से ही इतना अच्छा गद्दा है, तो फिर नए गद्दे की क्या जरूरत। गद्दा है, लेकिन वो पुराना भी तो हो गया है ना। नया गद्दा होगा तो वो मुलायम भी होगा। आशा बहू को कमर दर्द वगैरह नहीं होगा, और छोटे बच्चे को भी तो मुलायम गद्दे ज्यादा आरामदायक लगते हैं। माँ जी ने आज तक तो कभी मेरे दुख दर्द के बारे में नहीं सोचा, और अब आशा के कमर दर्द के लिए इतना सोच रही हैं। उस गरीब देवरानी की माँ जी को इतनी चिंता है। अच्छा, मैं कमरे में जा रही हूँ, तो एक बार आशा बहू के मायके हो आइयो, उससे मिलना भी हो जाएगा। देख आइयो सब ठीक है या नहीं। ठीक है माँ जी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन 1-2 दिन बाद ही जा सकती हूँ। ठीक है, जब समय मिले तब चली जाइयो। और हाँ, ये भी देख लियो कि गोद भराई की तैयारी शुरू हो गई है नहीं हुई। अगर नहीं हुई होगी तो याद दिला दियो कि गोद भराई मायके वाले ही करते हैं। ठीक है माँ जी, मैं बता दूंगी। सरोज इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सभी लोग आशा पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे। ये सब देखकर अनीशा को चिढ़ होने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। थोड़ी टाइम बाद अनीशा आशा के मायके जाती है आशा से मिलने, जहाँ आशा झाड़ू लगा रही थी। आशा को देखकर अनीशा कहती है, अरे देवरानी जी, ये क्या कर रही हो? पता है ना, ऐसी हालत में झुककर काम नहीं करते। ये सब काम करने की जरूरत ही क्या है? चलो यहाँ आराम से बैठो। पहले आप यहाँ कब आई, और एक बार बता दिया होता कि आप आने वाली हो। बता के आती तो ये थोड़ी पता चलता मुझे कि तुम यहाँ आकर भी काम ही कर रही हो, वो भी इस हालत में। मेरी देवरानी गरीब है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम गर्भवती होने के बाद भी ऐसे काम करो। मैं तो अपने ही घर का काम कर रही हूँ, कोई बाहर का काम थोड़ी कर रही हूँ। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ऐसी हालत में ये सब करना ठीक नहीं होता। तुम्हें कोई परेशानी हो गई तब क्या करोगी? इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। आशा को ऐसे काम करते देखकर अनीशा का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। अनीशा आशा को समझा ही रही थी कि तभी वहाँ पर आशा की माँ नीलम आती है और कहती है, अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, वो तो मैं बस यहाँ हाल चाल लेने आ गई थी। चलो, ये तो बहुत ही अच्छा किया तुम यहाँ आ गई हाल चाल लेने। और बताओ, वहाँ घर पर सब ठीक है? हाँ, वहाँ तो सब ठीक है। वैसे काकी, आशा को 5वां महीना लग गया है। अब तो उसकी गोद भराई का समय भी आ गया है। तैयारी शुरू कर दी है ना आपने? गोद भराई की तैयारी? दीदी, वैसे ही माँ के ऊपर मेरे आने से इतना खर्चा बढ़ गया है, और अब इस बीच में गोद भराई।
इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरी गरीब देवरानी की गोद भराई ही नहीं होगी। ऐसे थोड़ी हो सकता है। गोद भराई में तुम्हें ना जाने कितने लोगों के आशीर्वाद मिलेंगे, बच्चे को आशीर्वाद मिलेगा। बस तुम्हारी गरीबी की वजह से इतनी खास रस्म को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। लेकिन माँ जी ने बोला था ना कि बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो गोद भराई की रस्म भी यहीं से करवाने को बोलेंगी माँ जी, और आप तो समझ सकती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जो मैं बोल रही हूँ वही होगा। तुम हमारे परिवार को इतनी बड़ी खुशी दे रही हो। माना मेरी देवरानी गरीब है, लेकिन उसकी गरीबी की वजह से उसकी गोद भराई की रस्म ना हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हारी गोद भराई की रस्म तो जरूर होगी। लेकिन कैसे होगी, आप खुद ही बताओ ना। मेरी गरीब देवरानी की गोद भराई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। लेकिन माँ जी को पता चल गया तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा। माँ जी को हम पता ही नहीं चलने देंगे। देखो, माँ जी की परंपरा है ना कि बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो वो तो होगा ही। और रही गोद भराई की बात, वो मैं संभाल लूंगी। अनीशा अपनी गरीब देवरानी की गोद भराई की तैयारी करने लगती है और अपनी सास को बिना पता चले ही उसकी गोद भराई की सारी तैयारी करती है। और 2 दिन बाद जब आशा की गोद भराई होती है तो वहाँ काफी लोग आते हैं। अनीशा अपनी देवरानी की गोद भराई में उसे बहुत लोगों के आशीर्वाद दिलवाती है और सब कुछ अच्छे से होता है। सरोज को भी कुछ पता नहीं चलता और अनीशा की गरीब देवरानी की गोद भराई भी हो जाती है। भावना का बेटा अनुज अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है और उसे लेकर घर आता है। अनुज अपनी बीवी काजल को अपनी माँ भावना से मिलवाते हुए कहता है, माँ, ये काजल है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए हमने बिना किसी को बताए शादी कर ली। जब बिना बताए शादी ही कर ली तो अब क्या बताना है? माँ, बताने नहीं, मिलवाने लाया हूँ। मुझे पता है आप गुस्सा हो, लेकिन हम क्या करते। आप मेरी शादी के लिए लड़कियाँ देख रही थी, आपको सुनने को राजी नहीं थी, तो मुझे आपको बिना बताए शादी करनी पड़ी। जब बिना बताए शादी ही कर ली है तो यहाँ क्यों लेकर आए? कहीं और लेकर जाना। माँ जी, आपका गुस्सा करना बिल्कुल जायज है, लेकिन हम भी आपको मना कर ही रहेंगे। क्या मना कर रहोगे? जब अपनी पसंद की लड़की से शादी की है तो आगे भी तो उसी की तरफदारी करता फिरेगा। अब तक मैंने इस घर को, रसोई को सब संभाला था, लगता है आगे भी मुझे ही संभालना पड़ेगा। नहीं माँ जी, आपकी बहू के होते हुए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। रसोई के बारे में क्या ही पता होगा तुझे? जिस तरह से बिना बताए शादी की है, ऐसा ही लग रहा है कि तेरी ही मर्जी चलती होगी। तू रसोई में कभी गई भी होगी, ऐसे संभाला भी होगा। माँ जी, अभी आप मुझसे आज पहली बार ही मिली हैं। थोड़े दिनों में आपको आपकी बहू की खूबियाँ भी पता चल जाएंगी। ये सब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, खूबी देख तो ली है, मेरे बेटे को फंसा लिया, अब और क्या देखना बचा है? तुम माँ के ताने ही सुनना चाहती हो या माँ को कुछ खिलाओगी भी? जाओ रसोई में जल्दी से कुछ अच्छा सा बना कर ले आओ। माँ की दवाई का भी समय होने वाला है, इसीलिए जल्दी बना देना। लो, भेज दिया से रसोई में उसे। अब लगता है आज तो भूखे ही सोना पड़ेगा। भावना इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और काजल अपनी पहली रसोई की तैयारियां करने लगती है। काजल बहुत जल्दी सारा काम खत्म करके खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। थोड़ी ही देर में उसकी सास और पति आते हैं और इतनी जल्दी खाना बना देखकर भावना बोलती है, बहू, तुझे खाना बनाना नहीं था तो मना कर देती ना, बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, मैंने खाना बाहर से नहीं मंगवाया, मैंने ये सब खुद ही बनाया है। पूरी रसोई बिखरी पड़ी थी और सब साफ करके बर्तन धोकर तूने इतनी जल्दी खाना बना लिया। हमें पागल समझ रही है क्या? इतनी जल्दी काम कैसे हो सकता है? माँ जी, आपकी बहू की रसोई ढीली ढाली नहीं बल्कि फुर्तीली है। मुझे सब आता है और मैं काम करके बड़ी ही जल्दी फ्री हो जाती हूँ। और मैं कोई पागल नहीं बना रही आपको। क्या हुआ माँ, आपकी फुर्तीली बहू की रसोई देखकर आपका क्यों मुंह खुला रह गया? आपको पसंद आ गई ना काजल? मुझे पता था आपको काजल जरूर पसंद आएगी। क्यों, सही बोला ना? हाँ, ठीक ही है, कुछ ज्यादा खास थोड़ी ना है। फुर्तीली रसोई तो मेरी भी थी, वो तो उम्र के साथ थोड़ी थकावट हो गई। चलो, ये तो अच्छा है, बहू कामचोर रही है, जल्दी से खाना बना ही लेती है। भावना को अपनी फुर्तीली बहू की रसोई और फुर्तीली बहू दोनों ही बहुत पसंद आते हैं। भावना भले ही पहले गुस्सा थी, लेकिन अब उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया था। जब से उसकी बहू आई थी, तब से भावना को कोई काम नहीं करना पड़ता था। काजल इतनी फुर्तीली थी कि रसोई का काम करके वो अपने पति के साथ ऑफिस भी जाया करती थी। कुछ दिनों बाद
काजल को ऑफिस से आने में काफी देर हो जाती है और जैसे ही काजल ऑफिस से घर आती है तो भावना अपनी सहेली कांता के साथ बैठकर बातें कर रही थी। भावना की बहू को इतनी देर ऑफिस से आता देखकर कांता कहती है, तेरा भी सही है भावना, अब तो बहू भी आ गई, लेकिन तुझे बहू का सुख तो मिल नहीं रहा होगा ना? नहीं तो ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन तो ऐसा क्यों बोल रही है? अब बोलूं नहीं तो और क्या करूं? देख, इतनी देर हो गई, तेरी बहू अभी तक ऑफिस से ही आ रही है, तो तुझे ही रसोई अकेले संभालनी पड़ती होगी ना। अब तेरी बहू थोड़ी ना कुछ बनाती होगी। कांता, आज तो तू खाना खा कर ही जा, वो भी मेरे बहू के हाथ का। बहू के हाथ का क्या मतलब? तेरी बहू तो अभी आई है ना, तो बहू ने ये खाना कब बना दिया जो मैं खाना खा कर जाऊँ? खाना बनाया नहीं, लेकिन बन जाएगा। जा बहू, तू रसोई संभाल। भावना इतना बोलकर कांता को वहीं रोक लेती है। थोड़ी देर में जल्दी से खाना बन जाता है और काजल दोनों को खाना देने लगती है। इतनी जल्दी खाना बन जाता है ये देखकर कांता कहती है, अरे तेरी बहू तो अभी आई है ना, और इतनी जल्दी खाना कैसे बना सकती है वो? पक्का ना तेरी बहू ने ही खाना बनाया है ना, या किसी और के हाथ का खाना मुझे खिला रही है अपनी बहू के हाथ का बोलकर? आंटी जी, ये सब मैंने ही अभी जाकर रसोई में बनाया है। अभी कैसे बना लिया? इतनी फुर्तीली तो तू होगी नहीं। अभी रसोई में खाना बनाकर आ गई है, या कहीं बासी खाना तो नहीं खिला रही अपनी इज्जत बचाने के लिए? क्यों, खाना देखने में क्या बासी लग रहा है? नहीं, देखने में तो बासी नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी खाना थोड़ी ना बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? किसी किताब में लिखा है क्या इतनी जल्दी खाना नहीं बन सकता? अरे मेरी फुर्तीली बहू की रसोई में जल्दी से जल्दी खाना बन जाता है। रहने दे, क्यों अपनी बहू को बचाने के लिए झूठ बोल रही है? इतनी जल्दी खाना बन ही नहीं सकता। अरे मेरी फुर्तीली बहू की रसोई है, सब हो सकता है। मेरी फुर्तीली बहू सुबह सुबह उठकर रसोई का सारा काम करके जाती है, और शाम को तो तूने देख ही लिया है कितनी जल्दी सारा काम कर दिया। अब भी कुछ बोलना है क्या? नहीं, अब क्या ही बोलूं, तेरी फुर्तीली बहू की रसोई ने तो इतनी जल्दी सब कुछ बना कर रख दिया। ये तो हमसे भी नहीं होता। सही है तेरा, तेरी बहू ही सब संभाल लेती है, तुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता। और नहीं तो क्या, जब माँ जी की बहू है फुर्तीली, तो बहू के होते हुए माँ जी को कुछ करना पड़े? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा मुझे। मैं खुद ही सारा काम कर सकती हूँ। काजल की फुर्तीली रसोई देखकर कांता का मुंह बंद हो जाता है और वो उसकी तारीफ करने लगती है। अपनी बहू की इतनी तारीफ होते देखकर भावना भी खुश थी। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है और भावना की फुर्तीली बहू की रसोई से उसके पूरे मोहल्ले में चर्चे होने लगे थे। लेकिन ऐसे ही एक दिन काजल रसोई में जल्दी से बर्तन धोकर खाना बनाने के लिए सब्जी काट रही थी। तभी वहाँ भावना आती है और अपनी फुर्तीली बहू की रसोई देखकर भावना कहती है, बहू तेरी फुर्तीली रसोई है, अच्छी बात है, लेकिन इतना काम करना तेरी सेहत के लिए भी तो ठीक नहीं है। अपने शरीर को भी तो थोड़ा आराम दे। माँ जी, मुझे थकान हो तब तो मैं आराम करूँ ना, मुझे थकान ही नहीं होती, इसलिए मैं आराम ही नहीं करती। और वैसे भी काम इतना सारा तो है, लेकिन आधे घंटे का काम है, बस मैं फटाफट से कर दूंगी। हाँ मुझे पता है, तू जल्दी से कर तो देगी तेरी फुर्तीली रसोई जो है, लेकिन तू पूरा दिन ऑफिस में रहती है और जब घर आती है तो रसोई में रहती है। तो किसी और की रसोई में थोड़ी ना रहती हूँ, अपनी ही रसोई में रहती हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए। तुझे तो बोलना ही बेकार है। मैं क्या बोल रही हूँ और तू है कि अपना ही बोले जा रही है। माँ जी, आप कमरे में जाओ और आराम करो। माँ जी, मैं अब खाना बना लो जल्दी से, ऊपर से और भी तो काम करने हैं। हाँ, तू और तेरे काम, पहले इतनी जल्दी सारा काम कर लेती है, ऊपर से फिर भी तेरा काम है कि खत्म ही नहीं होता। भावना काजल को समझाती है, लेकिन काजल भावना की बिल्कुल भी बात नहीं मानती। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद कमजोरी की वजह से काजल को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। भावना और अनुज उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर काजल का चेकअप करने के बाद बोलते हैं, देखिए, इनके शरीर को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलने की वजह से इन्हें चक्कर आ गए हैं। इसी की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई। देखा, मैं तो पहले ही बोलती थी कि अपनी फुर्ती थोड़ी कम दिखा। फुर्तीली रसोई के चक्कर में अपनी तबीयत खराब कर ली इसने। माँ सही बोल रही हैं। फुर्तीली बहू की रसोई में अपनी सेहत तो जैसे बिल्कुल भूल ही गई थी तुम काजल। आपके परिवार वाले सही बोल रहे हैं। काम करना अच्छी बात है, शरीर चलता है काम करने से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने शरीर को आराम ही नहीं देना। हमारे शरीर को भी आराम की सख्त जरूरत होती है। अब समझ आया बहू? ये अब भी नहीं, अब अपनी फुर्तीली रसोई पर थोड़ा कम ध्यान दे।
हाँ माँ जी, आप सही बोल रही हो। मुझे थोड़ा सोचना चाहिए था, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। काजल अपनी सास की बात को मान लेती है और आगे से फुर्तीली बहू की रसोई में काम थोड़ा आराम से करने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।